बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ब्लॉक ऑफ मास m is released from rest when spring is at natural length L0. Then find maximum elongation of spring during subsequent motion. सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं चाहता हूँ कि सर इस बार अपन मैकेनिकल एनर्जी के साथ साथ अपन पढ़ाई रहे तो वर्क एनर्जी से बच्चों को इस क्वेश्चन को करें। सर ने बहुत अच्छा जॉब दिया है, ध्यान दीजिएगा। इस बार अपन इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर रहे हैं, और अगर इसको मेरे को वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है तो याद करो वही बात, नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों जैसे वर्ड आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो सर ने आपको एक बहुत अच्छी बात होती है, इनिशियल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम हो रहेगी, तो चेंज आपका निकल जाएगा। और चेक कर लेते कितने फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। तो देखो बच्चों, क्या यहां पर ये स्प्रिंग हो गई, इसका ये मास m हो गया। बोला गया कि इनिशियली मास m रिलीज हुआ उस टाइम, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आई कैन से इस पॉइंट पर v इनिशियल इज 0। अब साथ के साथ जो स्प्रिंग है ये अनस्ट्रेच्ड है और इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो L0 के बराबर है। इसका मतलब यहां पर स्प्रिंग की जो भी पोजीशन है उसके अंदर न तो कोई इलोंगेशन ना ही कोई कंप्रेशन है। अब बात कर रहा हूं फोर्सेस की। क्या जैसे ही ये ब्लॉक को मैं रिलीज करूंगा, मान लो यहां पर अपने कोई हाथ लगा रखा होता और एकदम से मैं हाथ को हटाऊंगा तो क्या ब्लॉक तेजी से नीचे जाएगा? कौन सा खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींच रहा होगा। तो जब ये एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएगा जहां पर ये नीचे तो आता गया बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बट क्या जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड होती जा रही है। स्प्रिंग एक्सटेंड हो रही है, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। स्प्रिंग फोर्स ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। तो सोचो क्या हुआ होगा, इनिशियली स्प्रिंग एक्सटेंडेड नहीं थी, पर जैसे ही मैंने हाथ हटाया ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचने लग गई तो इसकी स्पीड बढ़ने लग गई। पर जब स्पीड बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, वहीं पर स्प्रिंग फोर्स इसको रिटार्ड करने में लगी हुई थी बिकॉज वो अपोजिट डायरेक्शन लग रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर स्प्रिंग की फोर्स इस ब्लॉक को फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रोक देगी, और जिस पॉइंट पे इसको रोक देगी वही इस स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। बच्चों ये कब तक नीचे जाएगी स्प्रिंग? जब तक ब्लॉक नीचे स्पीड से आता जाएगा। जिस पॉइंट पे स्पीड ही खत्म हो गई, ब्लॉक उसको और नीचे खींच ही नहीं सकता। इसका मतलब इस पॉइंट पर ही ब्लॉक की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई? 0। बट ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg नीचे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर। अब बच्चों मैं कह रहा हूं कि ये इस पॉइंट से, नेचुरल लेंथ से, यहां से ये x नीचे आ गया, तो मुझे क्या ढूंढना है? मैक्सिमम एलोंगेशन, और ये x वही मैक्सिमम एलोंगेशन है। तो सर ने जैसे बोला वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों सोचो, इनिशियल वेलोसिटी भी 0, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0, और स्प्रिंग के पास तो मासलेस है तो कोई काइनेटिक एनर्जी की बात है ही नहीं। इसका मतलब इसका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो भी कैसी हो गई? 0। तो बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब वर्क डन बाय mg कितना हुआ? क्या mg नीचे लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी ब्लॉक का नीचे ही हुआ, इसका एंगल 0 डिग्री पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया? प्लस mgx। वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्या स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर, और साथ के साथ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कहां हुआ? नीचे। पर याद करो क्या स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स? वेरिएबल फोर्स। बिल्कुल सही सर। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में एंगल तो बन रहा है 180 डिग्री, बट फोर्स कैसी है? वेरिएबल। तो मैं 180 के नाम तो माइनस लिख रहा हूं, पर लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख रहा हूं? स्प्रिंग फोर्स मतलब kx इनटू dx, और कहां से कहां तक? 0 to x। ये लिमिट पुट कर दी कि इनिशियल तो कुछ उसका एक्सपेंशन था ही नहीं, और बाद में कितना हो गया? x हो गया। तो यहां पर इक्वल टू क्या लिख दिया बच्चों? 0 mgx माइनस, अब बच्चों ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये भी क्या होती है? माइनस kx। और याद करो जो माइनस kx होता है उसके लिए अपन ने डायरेक्शन पहले लगा दिया, उस डायरेक्शन को देखकर ही अपन ने डिस्प्लेसमेंट बोला है। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि सर आपने माइनस kx क्यों नहीं लगा, क्योंकि अपन ने डायरेक्शन को देखकर ही इसका डिस्प्लेसमेंट लिखा है। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू kx इंटू dx। तो यहां से बच्चे क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो k x स्क्वायर बाई 2, और k तो कांस्टेंट है, इसकी लिमिट पुट कर देंगे 0 से x इक्वल टू 0। तो mgx इक्वल्स टू माइनस हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो mgx इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर x से x कैंसिल हो गया, और मेरे को ये अकेला x निकालना है, तो बाकी जो टर्म बची है उसको साइड ले जाते हैं।
तो क्या आंसर आएगा? x बराबर 2mg/k। 2mg/k। तो बच्चों ये जो x है ये वो मैक्सिमम एक्सपेंशन है जब आपने ब्लॉक को जस्ट रिलीज करा। तो आई होप सर आपने जैसा बोला था वैसे कंप्लीटली हो गया। सर अब आपने जैसे मेरे को एक क्वेश्चन दिया था, मैं एक क्वेश्चन आपको भी दे देते हैं कि सर मान लीजिए कि अगर मैं इसको बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी धीरे 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 नीचे लाते होते, एकदम से हाथ नहीं हटाता मैं, तो क्या उस टाइम पर क्या इसका मैक्सिमम इलोंगेशन होता या नहीं होता? अगर मैं इसको बिल्कुल धीरे 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 हाथ को नीचे लाता 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 तो क्या ये मैक्सिमम पहुंचता? बिल्कुल सर, समझ गए मैं आपका क्वेश्चन। बच्चों देखिए सर ने एक और अच्छा क्वेश्चन रखा है सामने और इसको सॉल्व करते हैं। हाँ। स्लोली अगर इसको नीचे लेकर आते हैं तो क्या सिचुएशन होगी? बच्चों इमेजिन कीजिए, ये अपने पास एक स्प्रिंग है जो कि नेचुरल लेंथ पे है और m मास का ब्लॉक इसके साथ कनेक्टेड है और मैंने इसको ऐसे होल्ड कर रखा है, ऐसे, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो ये कितनी है? 0। तो बच्चों इस सिचुएशन को हम लोग ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप बस इतना सा ध्यान रखिए कि स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? -x, है ना। आप नोटिस कीजिएगा बच्चों कि ये ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है तो स्प्रिंग एलोंगेट हो रही होगी, x की वैल्यू लगातार बढ़ रही होगी, तो स्प्रिंग फोर्स कहां बढ़ रहा होगा? ऊपर। तो बच्चों नोटिस कीजिएगा कि अगर हम लोग अब इसको धीरे धीरे नीचे लेकर आए तो क्या सिचुएशन होगी? बच्चों मैं इसको बहुत स्लोली नीचे लेकर आ रहा हूं, जैसा सर ने मुझे टास्क दिया है। तो अगर मैं इसको स्लोली नीचे लेकर आ रहा हूं तो इनिशियली तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स नहीं था, तो बिकॉज ऑफ mg मैं स्लोली अपना हाथ नीचे नीचे लेके आ रहा हूं तो mg की वजह से ब्लॉक भी नीचे आ रहा है। बच्चों नोटिस कीजिएगा ब्लॉक नीचे आ रहा है तो स्प्रिंग एलोंगेट होती जा रही है और स्प्रिंग फोर्स कहां बढ़ता जा रहा है? ऊपर, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू x। तो ब्लॉक नीचे आ रहा है, स्प्रिंग लगातार एलोंगेट हो रही है, स्प्रिंग फोर्स कहां बढ़ता जा रहा है? ऊपर। ब्लॉक नीचे आ रहा है, स्प्रिंग फोर्स कहां बढ़ता जा रहा है? ऊपर। बच्चों एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा, अब मैं वेलोसिटी तो गेन करने दे ही नहीं रहा ना, सर ने मुझसे बोल दिया है कि ब्लॉक को बिल्कुल स्टेडीली नीचे लेकर आना है, बिल्कुल स्लोली। तो ऑब्जर्व कीजिए एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब इस ब्लॉक का mg स्प्रिंग फोर्स kx से बैलेंस हो जाएगा। और जहां भी वो बैलेंस होगा, अगर मैं अपना हाथ हटा दूंगा जेंटली, मतलब मेरे फोर्स का इफेक्ट वहां नहीं जाना चाहिए, अगर मैं अपना हाथ जेंटली हटा दूंगा तो ये ब्लॉक वहीं सस्पेंडेड रह जाएगा क्योंकि mg को kx ने बैलेंस कर दिया है। अब क्रॉस क्वेश्चन कि सर ये वहां से नीचे क्यों नहीं आ रहा? तो रीजन है अपन ने उसको वेलोसिटी गेन होने ही नहीं दिया ना। जहां पर भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा वो वहीं की वहीं रुक जाएगा। तो मान लेते हैं कि बच्चों ये वो लोकेशन है जहां पर ये स्प्रिंग एलोंगेट हो गई कितनी? x0 से, और ब्लॉक पे फोर्स लग रहा था mg और ऊपर की तरफ लग रहा था kx0। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, वेलोसिटी गेन होने ही नहीं दी, तो x0 बराबर mg/k। ये वो लोकेशन होगी बच्चों जहां पर इस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो याद है आपको सर ने अभी एक बात बोली थी कि जैसे ही ये नीचे आएगा तो इस ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सोचिए, क्योंकि मेन पोजीशन से ये वहां पर कभी ना कभी गुजरा होगा। आई मीन इस पोजीशन से जहां पे नेट फोर्सेस पर 0 है, तो उस पोजीशन से जब ये गुजरा होगा तो mg तो इसका बैलेंस हो ही गया, कितने से? kx0 से। पर इसके पास उस केस में वेलोसिटी थी तो ये अभी कहां जा रहा था? नीचे, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जब ये नीचे जा रहा था तो अब mg के तो बढ़ने के चांस है नहीं, पर kx कहां बढ़ रहा था? ऊपर। तो बॉडी में क्या हो गया? रिटार्डेशन, और थोड़ी देर बाद जाके वो रुक गई। तो बच्चों ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं। एक में हमने देखा कि कहां पर नेट फोर्स 0 होगा और एक हम लोगों ने देखा कि कहां अगर सडनली छोड़ दे तो एलोंगेशन मैक्सिमम होगा। क्या बात है सर, मजा आ रहा है। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कुछ पेंडुलम जैसा हमको दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ है कंसीडर द गिवन अरेंजमेंट शोन इन फिगर। इफ ब्लॉक ऑफ मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मास हम लोग इसका स्मॉल m कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। इफ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, जैसा कि मेंशन है, फ्रॉम पॉइंट A, दैट मींस यहां से, देन फाइंड इट्स स्पीड एट पॉइंट B। तो बच्चों हमको कैलकुलेट करना है। अगर नोटिस करें तो याद कीजिए अपने वर्क पावर एनर्जी के स्टार्टिंग जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेंशन का वर्क डन यहाँ पर क्या होगा? 0। सर ने आपको बहुत डिटेल में भी बताया था बच्चों। नोटिस कीजिए कि अगर ये पेंडुलम है मान लेते हैं और इस तरह से ये डिस्प्लेस हो रही है तो टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग मार्क करें तो ऐसा होगा, तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? 0। तो दो फोर्सेस बच्चों मुझे नजर आ रहे थे, एक टेंशन और एक mg। टेंशन का वर्क डन हमने पता कर लिया कितना है? 0। और अब बाकी है किसका? mg का। mg कौन सा है? कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव की प्रेजेंस में, उसकी वर्किंग की प्रेजेंस में वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों रेफरेंस कहीं भी सिलेक्ट कर लो,
ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि इसको अपन ने रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहां से हाइट्स अपने को गिवन है। बिल्कुल। बच्चों रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ऐसा लिखा हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और बी पॉइंट पर हमें कोई स्पीड कैलकुलेट करनी है, ये इस तरह से मूव करते आ रहा होगा, और वी पर स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, वो हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो हियर आई कैन अप्लाई COME। क्या लिखूंगा? मैकेनिकल एनर्जी एट A इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट B। इसके बीच में ब्लॉक ने क्या किया उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या देखना होता है? इनिशियल इक्वल टू फाइनल। बच्चों इनिशियली चेक कीजिए, ये रेफरेंस से ब्लॉक कितनी हाइट पे था? 3 मीटर। तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी थी? mgh, और h की वैल्यू 3। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी 0। बच्चों जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, क्योंकि इसकी हाइट लगातार डिक्रीज हो रही है। पर वो अगर डिक्रीज हो रही है तो कोई और एनर्जी होगी जो बढ़ रही होगी, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, जब ये यहां से यहां आया तो ग्राउंड लेवल से, आई मीन रेफरेंस लेवल से इसकी हाइट कम हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mg1, और काइनेटिक एनर्जी इसने गेन कर ली होगी तो हाफ mv², जिसमें v हमें कैलकुलेट करना है। अब नोटिस कीजिए बच्चों, m से ये सब m आपस में कैंसिल हो गए। ये कितना है? 3g, और ये है g। तो ये कितना बचेगा इधर आके? सब्ट्रैक्ट होके 2g इज इक्वल टू बच्चों v²/2। 2 और 2 ये कितना हो जाएगा? 4g, और g की वैल्यू 10। तो v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 40, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √40 मीटर पर सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। आपने नोटिस किया इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, पर फाइनली वेलोसिटी आ गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। बढ़ना ही थी ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, और सम हमें हमेशा मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्व रखना है। दैट्स व्हाई यहां पर वो चीज प्रूव भी हो रही है। तो बच्चों नेक्स्ट अब बात करें अपन पावर की। तो अभी तक अपन ने एनर्जी से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस थे वो वर्क करे, उनको सीखा। अब बात आती है पावर। अब बच्चों पावर क्या समझते हो? रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब कोई काम हो रहा है तो हो सकता है कि कोई मशीन उसको जल्दी कर रही हो, और हो सकता है कोई मशीन उसको लेट कर रही हो, काम सेम है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दोनों मशीन के अंदर डिफरेंस क्या चीज का है? पावर का। जिसकी पावर ज्यादा वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क कम टाइम में करेगी, जिसकी पावर कम वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क ज्यादा टाइम में करेगी। या फिर उल्टा बोल सकते हैं अपन कि अगर टाइम सेम है तो दोनों सेम टाइम के अंदर ज्यादा पावर वाली ज्यादा वर्क कर लेगी और दूसरी वाली कम वर्क करेगी। इसका मतलब अगर टाइम सेम है तो ज्यादा पावर वाली ज्यादा वर्क कर लेगी उसी टाइम के अंदर, और कम पावर वाली मशीन कम वर्क करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर है वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आपका वर्क किस रेट से हो रहा है, उसको क्या कहते हैं अपन? पावर। तो बच्चों पावर की डेफिनेशन वही है, पावर इज डिफाइंड एज अ रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन। अब नेक्स्ट बात करते हैं उसके वैल्यूज की, एवरेज पावर। बच्चों जैसे अपन ने बोला कि वर्क कितने टाइम हो रहा है, रेट का मतलब क्या समझते हो? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पर जैसे अपने को मालूम है कि वर्क इज नॉट अ इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अपने को वर्क कोई ना कोई टाइम इंटरवल के लिए लेना पड़ता है। तो अपन बोल रहे हैं कि एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब बच्चों जो टोटल वर्क डन है, याद करो अपन ने वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा था? नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब मैं टोटल वर्क डन को टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूं अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये टोटल टाइम टेकन किस चीज में? इस वर्क को करने में जो टाइम लगा वो है टोटल टाइम टेकन। अब बच्चों इसी के अंदर जो नेक्स्ट बात आती है वो है इंस्टेंटेनियस पावर की। जब अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, तो अपन उस केस में ये टाइम इंटरवल जो बहुत बड़ा सा होता है, इसका एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं, बहुत छोटा सा इंटरवल। उस छोटे से इंटरवल में जो वर्क हुआ उसको अपन कह रहे हैं dw। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज dw अपॉन dt। dw इज छोटा सा वर्क डन उस छोटे से टाइम इंटरवल में। तो यह तो था एवरेज पावर, जहां पर टाइम इंटरवल बड़ा था। यहां टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, dt। याद करो सर ने आपको बीच में ना इंटीग्रेशन समझाते हुए बोला था एलिमेंट। तो एलिमेंट अपन कोई भी चीज का एलिमेंट लेते हैं, इसका मतलब वहां पर जो अपन जो भी चीज ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, उस डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लगा वो छोटा सा टाइम dt। तो सोचो वर्क डन होता क्या था? F.dr। तो अपनी जो फोर्स है उस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो रहा है, तो क्या वर्क डन भी बहुत छोटा सा ही आएगा? तो अपन लिख सकता हूं dw इक्वल्स टू F.dr। dr इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस छोटे से टाइम इंटरवल dt में, उसका क्या दिया? F.dr। और बच्चों एक चीज आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dr बाई dt, वेलोसिटी। इसका मतलब F.dr बाई dt इज इक्वल टू F.v। इसका मतलब ये भी हुआ कि अपन यहां पर बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी भी उस इंस्टेंट वाली वेलोसिटी। अब बच्चों ये जो फोर्स है
ये फोर्स कौन सा वाला फोर्स? ये फोर्स वो होना चाहिए जो वर्क डन करवा रहा है। याद करो सर ने आपको बहुत पहले समझाया था, अपने को फोर्स वही काउंट करना होता है जो वर्क डन करवाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस डायग्राम को कंसीडर करता हूं तो सर ने आपसे कहा था कि ये एफ फोर्स है, एंगल थीटा पे है और डिस्प्लेसमेंट डी इधर हो रहा है। तो कौन सा फोर्स अपने को वर्क डन कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करा रहा है? एफ कॉस थीटा। ऑब्वियसली बात है एफ साइन थीटा का कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मुझे वो फोर्स काउंट करना है जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो बात ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट वही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स will contribute to power which is acting in direction of instantaneous velocity। अब सोचो ना, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो भी किधर होगा, राइटवर्ड होगा। सोचो ना, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा, राइटवर्ड होगा। और राइटवर्ड होगा तो ये जो कंपोनेंट है वो कौन रेस्पॉन्सिबल है, एफ कॉस थीटा इंटू वी। तो अगर मैं इस एफ डॉट वी को लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एफ वी कॉस थीटा। अगर मैं इसको एफ वी कॉस थीटा लिख सकता हूं तो सोचो ये एफ कॉस थीटा इंटू वी भी लिख सकता हूं ना, इसको कॉस थीटा पे लिख सकते हैं। तो यहां पर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है पावर के लिए, एफ कॉस थीटा। और उसी ने डिस्प्लेसमेंट कराया, उसी के कारण वेलोसिटी आई और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही था। तो फोर्स वही लेनी है जो फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ या जिस फोर्स का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो बच्चों आपने नोटिस किया इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और अब यहाँ पर बच्चों इसका एक एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं। और वो एग्जांपल आपको याद होगा, हम लोगों ने वर्क डन के टाइम पर डिस्कस किया था, दैट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। सर ने आपको एग्जांपल दिया था जीरो वर्क में, याद कीजिए कि अर्थ के अराउंड कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रही है या न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पे जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका वर्क डन कितना था, जीरो, बिकॉज वो कैसा था, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल। और यहां पर भी अगर हम लोग उसका एक बच्चों डायग्राम बना ले तो लेट अस कंसीडर कि ये एक सर्कुलर पाथ है, यहां पर हमने कंसीडर किया और पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो हम जानते हैं बच्चों ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इतना हमको पता ही है कि सेंट्रीपिटल हमेशा कहां होता है, टुवर्ड द सेंटर। और इस इंस्टेंट पर अगर हम देखें तो टेंजेंट से वेलोसिटी की डायरेक्शन देख लें तो वो कैसी है, अपवर्ड। एंगल इनके बीच में कैसा है, 90। तो अभी अभी सर ने आपको बताया था पावर इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन कॉस 90 इक्वल टू 0। तो इस फोर्स का वर्क डन 0 है, इसलिए वहां पर हमने देखा तो इसकी पावर सप्लाई भी कितनी आ रही है, 0। अब बच्चों जैसा सर ने आपको बताया उस पे हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर ले। पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती। पावर पॉजिटिव नेगेटिव जरूर हो सकती है बिकॉज कॉस थीटा है ना, ये मेन फैक्टर है। एफ कैसा है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। वेलोसिटी कैसा है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। कॉस थीटा कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हम लोगों ने नोटिस किया। पावर पॉजिटिव हुई तो वो उसकी डायरेक्शन नहीं है, पावर पॉजिटिव है इसका मतलब जो फोर्स वहां पर वर्क कर रहा है वो उसके मोशन का सपोर्ट कर रहा है डेफिनेटली, और पॉजिटिव पावर उसको दे रहा है। और नेगेटिव पावर मतलब फोर्स उसके मोशन का अपोज करते हुए उसको नेगेटिव पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो वही मीनिंग है ऑलमोस्ट जैसे हम लोगों ने वर्क डन में डिस्कस किए थे। ऐसा यूनिट बच्चों जैसा कि सर ने आपको बताया वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क की जूल और टाइम टेकन की सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम लोग कंबाइनली क्या बोल सकते हैं, वॉट। और हमें मैक्सिमम टाइम यही यूनिट कैलकुलेशन में मिलेगी। वॉट हो सकती है, किलो वॉट हो सकती है, या हमें दूसरी मेगा वॉट दी सकती है, तो हम लोग उसको अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लेंगे, पर मैक्सिमम टाइम हमें वॉट में ऐसा यूनिट ही दी जाएगी। डायमेंशंस बात करें बच्चों तो m1 l2 t-3 इसकी डायमेंशंस हैं। और लास्ट में एक प्रैक्टिकल यूनिट बच्चों, हम लोग जितनी भी मशीनरी अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, अपनी गाड़ियों की बात करते हैं तो हमसे पूछा जाता है इस इंजन में कितनी पावर है, तो हमसे बोला जाता है कि हॉर्स पावर में उसकी वैल्यू बताई जाती है। तो ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है जो जनरली डेली लाइफ में यूज की जाती है किसी भी मशीनरी, इंजन, इन सब चीजों के लिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस की बात करें तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ गिव्स द वर्क डन। बिल्कुल बच्चों, एरिया की बात आती है तो हम लोग जानते हैं कैलकुलस में दो चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। बच्चों डिफरेंशिएशन से हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज कैलकुलेट करते हैं। और इंटीग्रेशन में हमको क्या सिखाया जाता है, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम लोग यहां पर सबसे पहले एक ग्राफ बना ले पावर और टाइम का। नोटिस कीजिए बच्चों, यहां हमको दिया है टाइम एक्सिस और यहां हमको दिया है पावर एक्सिस। ओके, ठीक।
और अगर हम लोग यहाँ पर एक कोई भी ग्राफ ले लें, ऐसे समझने के लिए हम लोग एक रैंडम, मान लीजिए यहाँ पर हमको एक पर्टिकुलर ग्राफ दिया गया है, एक रेक्टेंगुलर शेप, ऐसा कोई ग्राफ दिया है, एक रेक्टेंगुलर शेप हमको दिया गया है। तो बच्चों रेक्टेंगल में ये वाला जो पार्ट है वो हमें क्या बता रहा होगा, हाइट यानी कि p, और जो ब्रेड्थ है वो हमें क्या बता रही होगी, टाइम। तो बच्चों अगर मुझसे बोल दिया जाए कि इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए, तो हम लोग एरिया कैसे बताएंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बच्चों p इंटू टी, और अभी अभी आपको सर ने समझाया था दैट पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो बच्चों अगर p और t का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वर्क डन। और इसको अगर मैथमेटिकली हमें सही तरह से लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t एंड विद प्रॉपर लिमिट्स t1 से t2, तो वहां से हमको मिल जाएगा टोटल वर्क डन। बिल्कुल। तो बच्चों हमें जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का ग्राफ का आ जाए और पावर और टाइम ग्राफ दिया है और हमसे पूछ लिया जाए कैलकुलेट वर्क डन, तो आप क्या करें, सिंपली उसका एरिया निकाल दीजिए और जो भी आंसर आएगा वो वर्क डन का होगा। पर यहां पर आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए मैं पावर और टाइम का ग्राफ आपको दे रहा हूं, आपको मास बता रहा हूं, और मैंने आपसे पूछ लिया वेलोसिटी बता। तो वेलोसिटी बताने के लिए हम लोग वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो मास दिया है तो आप उसमें से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अपने को ओवरऑल थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को ब्रॉडली सोचना है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन वर्क टाइम ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस पावर। बच्चों ग्राफ किस चीज का है, वर्क एंड टाइम। इससे पहले जो आपको सर ने पढ़ाया वो था पावर टाइम, ध्यान रखना इस बात का। और कुछ देर पहले अपने इक्वेशन पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल्स टू dw बाई dt। अब बच्चों कुछ देर पहले सर ने एक बात और बोली थी कि अपन कैलकुलस में दो बात पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन अपने को क्या दे रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू या फिर स्लोप ऑफ दैट ग्राफ। ग्राफिकल मतलब यही है। इसका मतलब अगर कोई वर्क टाइम का ग्राफ बना रखा है, अज्यूम कर लेते हैं कि ये टाइम एक्सिस और ये वर्क वाली, और यहां पर कैसा भी ग्राफ बना दो, मान लो ऐसा मैंने कोई ग्राफ बना दिया। अगर इसके किसी भी टाइम पर मुझसे पूछा इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, तो मुझे सिर्फ इतना सा करना है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ पे जिस पॉइंट पे आपको बोला है वहां पर क्या बना दो, टेंजेंट। इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं तो इस पे क्या बना दी मैंने, टेंजेंट। इस टेंजेंट का आप स्लोप निकाल लो तो वही आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस पावर। और स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू dw बाई dt, या फिर स्लोप ऑफ wt कर्व, या फिर टेन थीटा ऑफ wt कर्व। बच्चों अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ, एंड थर्ड पॉइंट इज द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन वर्क टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज पावर बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए बच्चों सर ने अभी आपको बताया कि वर्क डन और टाइम ग्राफ आपको दिया है, और उसके ग्राफ के किसी पॉइंट पर टेंजेंट देखा जाए तो टेंजेंट की स्लोप हमें क्या बताती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बिल्कुल। और बच्चों अगर यही चीज अब हम लोग कैलकुलेट करें, ऑब्जर्व कीजिए कुछ इस तरह से, नोटिस कीजिए बच्चों थर्ड पॉइंट, यहां पर हमको टाइम एक्सेस दिया है और यहां पर हमको दिया गया है वर्क एक्सेस, आई मीन वर्क डन। और हमें कोई ग्राफ दिया गया है कुछ ऐसे लाइक दिस, ऐसा कोई ग्राफ दिया है, और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ग्राफ को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, ज्वाइन कर रही है। मान लीजिए हमको बोला गया एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए आप वहां पर कैलकुलेशन कीजिए पावर की। तो बच्चों नोटिस कीजिए, इसके लिए अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो यहां से यहां तक कोई टाइम कोऑर्डिनेट होगा t1, यहां से यहां तक कोई टाइम कोऑर्डिनेट होगा कौन सा, t2, इससे रिलेटेड कोई वर्क की वैल्यू होगी w1, और इससे कोई रिलेटेड वैल्यू होगी कौन सी, w2। बच्चों अगर हम लोग इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ w1 से w2 तक का हमने नाम दे दिया क्या, डेल्टा w, और यहां से यहां तक हम लोगों ने इसको नाम दे दिया कितना, डेल्टा p। तो बच्चों अगर हमसे यहाँ पर कैलकुलेशन की करवाई जाए और हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो बच्चों इस स्ट्रेट लाइन को आप नोटिस कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, और अगर ये इंक्लाइंड है तो बच्चों इसकी मुझे स्लोप कैलकुलेट करनी है, और अपने को पता है स्लोप बराबर tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हियर आई कैन राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर देखें तो ये है थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो किसके बराबर है, डेल्टा w, और बेस जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा t। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, टोटल वर्क डन आ गया और नीचे क्या आ गया, टोटल टाइम इंटरवल, और सर ने आपको बताया था टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू एवरेज पावर। तो क्या सीखा बच्चों, इसको तो अपन बोलते हैं टेंजेंट की स्लोप यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर, और जो दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे उसको बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट की स्लोप हमें बताती है एवरेज वैल्यू, और टेंजेंट बताती है इंस्टेंटेनियस, और पीटी ग्राफ का एरिया बताता है। बिल्कुल सर। तो बच्चों नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का जनरल मतलब ही क्या है कि अपने को कितना आउटपुट मिल रहा है कितना इनपुट देने पर। इसका मतलब अगर आउटपुट अच्छा मिल रहा है विद रेस्पेक्ट टू इनपुट, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी अच्छी है।
आउटपुट कम मिल रहा है, एफिशिएंसी खराब है। इस चीज़ को बेटा जनरल लैंग्वेज में अपन गाड़ियों के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। जब भी अपन कोई गाड़ी परचेज की बात करते हैं तो अपन एक चीज़ पूछते हैं, इसका एवरेज क्या है। अपन ये वर्ड क्यों पूछते हैं? अपन मालूम करना चाहते हैं कि उस व्हीकल की एफिशिएंसी कितनी है, कि वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चल सकती है। तो आप बहुत बार सोच के उस गाड़ी को हटा देते हो कि जिसका अगर 1 लीटर में कम चल रही है तो आप कहते हो नहीं, इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर एफिशिएंसी का जो अपन मैकेनिकल मतलब समझ रहे हो वो ऐसा ही कुछ है कि अगर कोई मशीन है, उस मशीन के अंदर वियर एंड टीयर हो रहा है, तो जो उसकी इनपुट पावर है, इनपुट पावर कैन बी एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पेट्रोलियम, कुछ भी पावर के फॉर्म में हो, तो जो भी इसकी इनपुट पावर है से जो आउटपुट पावर बन रही है, तो सोचो आउटपुट पावर हल्की सी कम होगी ही सही, बिकॉज बीच में वियर एंड टीयर हो चुका है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण कुछ ना कुछ लॉस हो चुका है। तो जो इसकी आउटपुट पावर है अपॉन जो इनपुट पावर है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं एफिशिएंसी। अब जैसे अपन जानते हैं कि पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो बच्चों अगर टाइम इंटरवल सेम है, इनपुट पावर का भी आउटपुट पावर का भी, तो मैं आउटपुट पावर को कह सकता हूं कि उसने कितना वर्क डन करा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी दोनों नीचे, ऊपर और नीचे वाले से कैंसिल हो जाएंगे। और इनपुट पावर कि अपन उसकी कितनी एनर्जी सप्लाई करी, तो एनर्जी सप्लाइड और ऊपर वर्क डन, तो वर्क डन अपॉन एनर्जी सप्लाइड क्या हो गया अपने लिए, एफिशिएंसी। और बच्चों बहुत बार एफिशिएंसी परसेंटेज फॉर्म में होती है, तो उस केस में इनटू क्या हो जाएगा, 100। अगर आपको बोला एफिशिएंसी 50% है, इसका मतलब जो उसका आउटपुट है वो विद रेस्पेक्ट टू इनपुट हाफ हो गया। बिल्कुल। तो बच्चों अब हम लोग इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि पावर पे किस तरह के क्वेश्चन सामने आते हैं। सबसे पहला लिखा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देन फाइंड आउट पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन इन फर्स्ट 3 सेकंड्स। बच्चों सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम से कवर कर लेते हैं कि क्या डायग्राम रहा होगा। लेट अस कंसीडर यहां पर एक स्ट्रिंग हमको दी है, एक ब्लॉक जिसका मास 2 kg है वो इसके साथ कनेक्टेड है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बच्चों अगर इस पे हम लोग फोर्सेस मार्क करें तो कौन कौन से फोर्सेस होंगे? बच्चों ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगा रही होगी टेंशन और अर्थ इस पर नीचे लगा रही होगी mg। तो बच्चों हमसे सिर्फ और सिर्फ टेंशन का पावर सप्लाई पूछा जा रहा है। तो अभी सर ने आपको बताया था कि बॉडी पर साइमल्टेनियसली मोर देन 1 फोर्स हो सकते हैं, पर हमें केवल और केवल उस फोर्स की कंसीडरेशन में लेना है जिसकी कैलकुलेशन हमसे करवा रहे हैं। मुझसे टेंशन का पावर सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं टेंशन के वर्क डन पे ध्यान दूंगा। अगर मुझसे mg के लिए पूछ रहे होते तो मैं mg के वर्क डन पे ध्यान देता और मुझसे टोटल पूछ रहे होते तो मैं इन दोनों का वर्क डन निकाल के ऐड कर देता विद साइन, तो जो भी फाइनल आंसर आता। चेक कीजिएगा कैसे। बच्चों हमें यहां पर पावर कैलकुलेट करना है। क्या लिखा है? इन फर्स्ट 3 सेकंड। फर्स्ट 3 सेकंड दैट मींस 0 से 3। तो बच्चों 0 से 3 तो एक इंटरवल हो गया, और अगर इंटरवल है तो डेफिनेटली हमसे एवरेज पावर पूछी जाएगी। इंस्टेंटेनियस अगर पूछते तो क्या होता? फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन एट 3 सेकंड्स। एट 3 सेकंड मतलब इंस्टेंटेनियस और इन मतलब एवरेज। तो अपने को वर्डिंग्स को थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना है। तो बच्चों एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैंने यहां पर पहले ही लिख दिया, P एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, इसको मैं डेल्टा W लिख देता हूं अपॉन टोटल टाइम टेकन। बच्चों जब मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट D। तो बच्चों वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं FD cos थीटा से। बच्चों टेंशन की कैलकुलेशन करनी है, ऑब्जर्व कीजिएगा टेंशन कहां लग रहा है? ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगा? ऊपर। और ये दोनों क्वांटिटी अभी तक हमने निकाली नहीं है, वो अपने को निकालनी पड़ेगी। बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करें तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ d स्क्वायर। s बोल दो या d बोल दो, जिससे भी आप डिनोट करना चाहो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में ut हो गया 0 और ये हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। बच्चों एक्सेलरेशन कितना दिया है? 2, तो 2 से 2 कैंसिल, टाइम है 3 सेकंड, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट मैंने रख दिया कितना? 9। अब बारी है फोर्स की। तो बच्चों F नेट बराबर है, दैट इज F नेट बराबर है में ग्रेटर फोर्स कौन सा है? T, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है। तो बच्चों हम लोग टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, T माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो T बराबर कितना हो जाएगा? mg प्लस a। बच्चों m की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पे अपन ने रख दिया 2। g की वैल्यू अपन 10 कंसीडर कर रहे हैं और एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो 10 प्लस 2 12 एंड 12 इनटू 2 कितना हो जाएगा? 24। तो बच्चों ये हो गया 24 मल्टीप्लाइड बाय 9 और दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये cos 0। बिल्कुल। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए W की वैल्यू अपन मैं ऐसे ही लिख देता हूं क्योंकि 3 से अपने को आगे इसको कैंसिल करना है। तो 24 into 9 जूल, ये आ गया अपने पास किसकी वैल्यू? वर्क डन।
तो बच्चों वर्क डन बाय टेंशन आ गया, टाइम टेकन अपने को पता है, कैलकुलेशन कर देते हैं। ये हो गया 24 into 9 दैट इज वर्क डन, और टोटल टाइम कितना है 3। तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, तो अपने पास एवरेज पावर की वैल्यू आ गई है कितनी, 72 वॉट। ये आ गया एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द टेंशन। और अगर उससे mg के लिए पूछते हैं तो बच्चों mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एंगल होता 180, और mg की वैल्यू कितनी होती 2 into 10 20। तो अकॉर्डिंगली वैल्यू निकालकर सॉल्व कर देते हो। तो जिस फोर्स की पावर पूछिए उसी पर फोकस करते हैं। बिल्कुल।